नमस्कार दोस्तों। टॉपिक जो अपना चल रहा है वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पिछले जो वीडियो है उसमें अपन ने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को देखने का प्रयास किया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल कार्यकाल जिसको टर्म ऑफ ऑफिस कहा जाता है। देखो, वैसे तो इसका एक ही आर्टिकल है जो कि हमें पता है, क्योंकि हमें आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकलों का नाम याद कैसे करना वो देख चुके हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल का आर्टिकल 56 है, लेकिन यहाँ पे अपन 3 आर्टिकलों को पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। एक 56 को पढ़ेंगे जो कि कार्यकाल से संबंधित है। एक हम 57 को पढ़ेंगे जो कि पुनः निर्वाचन से संबंधित है। पुनः निर्वाचन से संबंधित है। और तीसरा आर्टिकल हम 61 को पढ़ेंगे जो कि महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से संबंधित है। महाभियोग। तो 3 आर्टिकलों को अपन पढ़ेंगे तब कार्यकाल पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, कार्यकाल के बारे में यदि मैं ये कहूँ कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इतना बता के छोड़ दूँ तो फिर वो अधूरा सा हो जाएगा। तो देखो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में एक एक चीज़ों को देखें, सिंपल तरीके से देखें तो 3 आर्टिकल हमको साथ में देखने पड़ेंगे। पहला 56 है, दूसरा 57 है। क्योंकि पुनर्निर्वाचन, वैसे निर्वाचन में भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा मुझे ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि पुनर्निर्वाचन का मतलब दोबारा कार्यकाल हो गया इस बार, ठीक है ना। क्या दोबारा निर्वाचित हो सकता है? तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्यकाल के बारे में। सिंपल बात क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? वो कहता है कि पद ग्रहण से 5 वर्ष कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण से कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है कि पद ग्रहण से कितना होता है? 5 वर्ष। ये बात आप बहुत ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि पद ग्रहण कई बार आ जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन, मतलब कुछ भी 4-5 शब्द डाल देगा, प्रथम तिथि से ये वो। तो आप ध्यान रखना, इसमें मेन चीज़ ध्यान रखना, पद ग्रहण से 5 वर्ष। जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष काउंट कर लेना। उस दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल इनका किया जाता है। मैं इस बात पे फोकस इसलिए दे रहा हूँ कि अभी लग रही है ये ईजी सी है, ठीक है ना, लेकिन ये ईजी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये ईजी है यार, 5 वर्ष बोलने में क्या दिक्कत है, ईजी तो है, ठीक है ना, पद ग्रहण से। लेकिन पद ग्रहण वहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ जाए। पद ग्रहण, शपथ से 5 वर्ष, निर्वाचन घोषित होने से 5 वर्ष। तब आप सोचोगे कि यार 5 वर्ष गलत पढ़ लिया, पूरा पढ़ के आता तो ज़्यादा फायदे में होता। तो इसलिए ये ध्यान रखना। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 5 वर्ष है ना राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये पद ग्रहण से 5 वर्ष, इसको 2 भागों में बांट लें तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि 5 वर्ष से ज़्यादा होता है क्या। आप सोच रहे हैं क्या ज़्यादा कब होता होगा, और क्या 5 वर्ष से कम भी होता है क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल? 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 5 वर्ष से ज़्यादा होता है क्या और 5 वर्ष से कम होता है क्या? 5 वर्ष का मतलब पद ग्रहण से 5 वर्ष हो गए। अब इसमें ज़्यादा यानी 5 से क्या 6-7 साल भी कोई राष्ट्रपति है वो का अपना काम कर सकता है क्या लगातार बिना चुनाव हुए? लगातार 5-6 साल, 5 साल से ज़्यादा भी काम कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए हम आर्टिकल 62 को देखते हैं। आर्टिकल 62 में समझा देता हूँ, लिख आप लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ, समय पर चुनाव न हो, ठीक है ना। आर्टिकल 62 क्या कहता है? यदि आप लिख लेना अपने नोट्सों में कि मान लीजिए वर्तमान राष्ट्रपति के, ये मैंने जो चुनाव निर्वाचन पढ़ाया था वहाँ पर भी ये बात बोली थी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 62 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को, ठीक है ना, का चुनाव, जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना उसका कार्यकाल होने से पहले ही कराना आवश्यक है। यदि मान लो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया और चुनाव नहीं हुए किसी वजह से, मान लो, तो वही राष्ट्रपति अपने पद पर निरंतर आगे रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो अब कभी कभी बार ये प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने पर, ये 5 वर्ष पूर्ण होने पर यदि समय पर चुनाव न हो तो राष्ट्रपति पद पर कौन रहेगा? तो उसमें उपराष्ट्रपति ऑप्शन भी देगा और देगा कि पदासीन राष्ट्रपति, जो भी कार्य कर रहा है वो राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना कि वही राष्ट्रपति रहेगा। फिर से समझा देता हूँ। मान लो किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 जनवरी या जुलाई को मान लो, क्योंकि जुलाई का ही कार्यकाल सामान्य तो होता है अभी तो,
ये चल रहा है। तो मान लो किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 जुलाई को पूरा हो रहा है और 5 जुलाई तक उस राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, नहीं नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, तो 5 जुलाई के बाद भी वही राष्ट्रपति जिसने अपने 5 साल तो पूरे कर लिए हैं वो अपने पद पर निरंतर चलता रहेगा जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते और उसका उत्तराधिकारी यानी जो नया राष्ट्रपति आकर के कार्य ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उसी का कार्यकाल चलता रहेगा, भले ही 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हो। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। कम कब होता है? तो कम तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहली त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे। मान लो 2 साल बाद में उसको लगा कि यार मुझे राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करना, मुझे तो और लाइफ को और इस तरह से देखना है, या मान लो उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो त्याग पत्र दे दे। तो त्याग पत्र में कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही खत्म हो जाएगा। या उसकी मृत्यु हो जाए, एक में तो स्वेच्छा से हट गया, दूसरे में उसको प्रकृति ने हटा दिया, दूसरे में उसको किसने हटा दिया? प्रकृति में हटा दिया। तीसरे में उसका महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए उसके विरुद्ध, तो तीसरे में उसको संसद हटा दे। पहले में खुद हट गया, दूसरे में प्रकृति ने हटा दिया, तीसरे में संसद उसे हटा दे, और चौथे में उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, निर्वाचन अवैध हो जाए। जैसे कि अपन ने आर्टिकल 71 पढ़ा था, तो वो हमने देखा था। तो त्याग पत्र हो जाए, दूसरा मृत्यु हो जाए, या महाभियोग हो जाए, या निर्वाचन अवैध हो जाए, या इसमें ये भी ले सकते हैं कि योग्यता न हो। मान लो वो योग्यता न हो उसमें और वो बन गया हो, तो फिर इसके बाद में निर्वाचन अवैध होगा, यानी किसी तरह से आपके पद ग्रहण की योग्यता न हो उसमें। तो 4 परिस्थितियां हैं जिनमें कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त होता है। एक, त्याग पत्र दे दें, दूसरा मृत्यु हो जाए, तीसरा महाभियोग प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित हो जाए, और चौथा निर्वाचन अवैध या उसकी पद की योग्यता उनमें न हो, बन तो जाए लेकिन योग्यता ही नहीं थी तो चुनाव को उसको चुनौती दी गई, चुनौती में पाया गया योग्यता नहीं है, तो फिर उनका निर्वाचन क्या हो गया? अवैध हो गया। जो हमने आर्टिकल 71 यानी पीछे वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की कि कैसे होता है, कहाँ चुनाव चुनौती दी जा सकती है, किन आधारों पर नहीं हो सकता, तो वो सारी बातें अपन ने कर ली। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कार्यकाल 5 वर्ष से कम कब होता है? इन 3 परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम होता है। ये जो कार्यकाल है वो 3 परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम होता है। तो जब 5 वर्ष से कम हो गया, यानी त्यागपत्र हो गया, मृत्यु हो गई, महाभियोग पारित हो गया, या निर्वाचन की वजह से निर्वाचन अवैध हो गया, तो उसका पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो उस समय क्या व्यवस्था की गई है? तो मैंने ये कहा कि पद रिक्त तो वैसे भी नहीं होता। देखिए, ये जो पद होते हैं ना, संवैधानिक पद, माना जाता है कि इनका पद रिक्त न हो। इसलिए तो देखो 5 वर्ष से ज़्यादा भी चुनाव नहीं हुए, चुनाव समय पर नहीं हुए, तब तो इसी को बनाए रखे। क्यों उसी को बनाए रखे? उसके काम भी 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी उसको बनाए रखे क्योंकि संवैधानिक पद पर रिक्तता उत्पन्न न हो। और 5 वर्ष मान लो यहाँ तो रिक्तता हो गई क्योंकि उसको हटा ही दिया गया ना। वो जो राष्ट्रपति है जो काम कर रहा है, या तो वो हट गया या हटा दिया गया या त्यागपत्र दे दिया, तो यहाँ पद रिक्त हो गया, यहाँ पे वो खुद नहीं है अब। और जब खुद नहीं है तो फिर व्यवस्था क्या होगी? तो वहाँ पे व्यवस्था क्या होगी? उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। पहली बात, यहाँ पे काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जब तक कि चुनाव न हो जाते उपराष्ट्रपति काम करेगा। दूसरी बात है कि उपराष्ट्रपति यदि नहीं है तो अब यहाँ की कहानी समझिए कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो इन वजह से उनका कार्यकाल मतलब पद रिक्त हो गया, तो पद रिक्त तो मानेंगे नहीं, तो तुरंत किसके पास चला जाएगा वो पद? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, चाहे कार्यवाहक ही हो, वो सभी प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करता है जो एक राष्ट्रपति करता है। वो सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति के द्वारा उपभोग की जाती है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति काम करेगा कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखो, दूसरी बात है कि 6 माह में चुनाव जरूरी है। 6 माह में चुनाव आवश्यक होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करना क्या होता है? जरूरी होता है। यानी उपराष्ट्रपति 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति लाना पड़ता है, और 6 माह में चुनाव आवश्यक होता है। और नया राष्ट्रपति बनेगा, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए रहेगा वो। ये बात और ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं है, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लो वर्तमान राष्ट्रपति है, 2 साल होते उसने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र की बात अलग से थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए
2 साल होते ही उसने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देते ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम दे दिया। अब उपराष्ट्रपति 6 महीने तक रह सकता है कार्यवाहक, क्योंकि 6 महीने में तो चुनाव जरूरी है। अब 6 महीने बाद में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में नया राष्ट्रपति आया। नया राष्ट्रपति ऐसा थोड़ी है कि इसने 2 साल काम कर लिया वो 3 साल काम करेगा, नहीं। नया वो जैसे पंचायतों वाला सिस्टम नहीं है कि शेष कार्यकाल के लिए काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ शेष कार्यकाल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो पूरे 5 वर्ष के लिए काम करेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में देखो, अब आते हैं यहाँ पे यदि मान लो इन वजह से पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब सोचो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति तक तो संविधान कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पदेन, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा मान लो, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसी व्यवस्था तो हमारे संविधान वेताओं ने की नहीं कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा। तो संविधान वेताओं ने क्या किया, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 70, ठीक है ना। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 70 है, वो आकस्मिकता से संबंधित है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 70 है, वो आकस्मिकताओं से संबंधित है। उसमें एक राष्ट्रपति को लेकर के कोई ऐसी आकस्मिकता आए, कोई ऐसी स्थितियाँ आए तो संसद उसके संबंध में कानून बना सकती है। और ऐसा हुआ भी। मैं उदाहरण देता हूँ कि 1969 में जो जाकिर हुसैन साहब थे, उनकी कार्यकाल पद के दौरान ही मृत्यु हो गई, यानी इस वजह से उनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो गया। तो पद के दौरान मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी। मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, वीवी गिरी, ठीक है। और ये बात है 1969 की। वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति के थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम दे दिया। अब उस दौरान चुनावों की बात हो गई तो एक तरफ तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो होता है ना वो किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने अपनी, कांग्रेस समर्थित बोल सकते हैं उसको, तो कांग्रेस के समर्थन से नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी नहीं बने क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती, तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बुलाया और उनको कहा कि आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम मेरे को कौन जीतेगा, कि आप पर्चा तो भरिए। तो इन्होंने पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद में इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ बोली। वो चुनाव में कहा कि आप जो भी सांसद हैं उनसे, मैं कहती हूँ विधायकों से, कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की को सुने। और इस प्रकार से वीवी गिरी जीते, जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, एक तरह से निर्दलीय समर्थित थे, कोई उनको पार्टी ने समर्थन नहीं किया था, और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। तो वो घटना थी। तो उसी घटना के बारे में अपन बात करें कि वो घटना घटने वाली थी, उससे पहले वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना था। तो वीवी गिरी ने देखा कि मैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया। तो उपराष्ट्रपति जब नहीं रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो संकट आ गया हमारे देश के सामने, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। और संकट ये उत्पन्न हो गया कि भाई अभी तो व्यवस्था यही थी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब उपराष्ट्रपति ने खुद नहीं क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो अब कौन रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था फिर आगे नहीं थी, संविधान में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि यदि राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। इतनी व्यवस्था थी, इससे आगे की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। और जब कुछ भी नहीं थी तो संकट पैदा होना ही है, क्योंकि पद रिक्तता न हो। इसके लिए तुरंत ही 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका नाम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। और ये किया गया 1969 में। और इस राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में जो संकट उत्पन्न हुआ था ना, उसका समाधान किया गया। समाधान ये किया गया कि यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब संकट से बचाव करने का तरीका ढूंढ लिया ना कि सीजीआई काम करेंगे। और उस समय सीजीआई जो थे ना, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। और हिदायतुल्ला है ना, वो एकमात्र ऐसे सीजीआई रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और यहाँ पर संविधान जो उत्तराधिकार अधिनियम है, जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है 1969 का, उसमें ऐसे प्रावधान इस लाइन को इतना लंबा बनाया गया कि कभी वैक्यूम हो ही नहीं, ऐसी स्थिति आएगी नहीं। कैसे किया गया
कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई करेगा, और सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम जो जज होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो अब आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे जज हैं, कोई तो होगा ही ना, वो भी नहीं है तो फिर देश कैसे चलेगा अपना। तो ये व्यवस्था की गई ताकि ये कभी वैक्यूम पैदा न हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो जज होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, पहली कंडीशन बनी वीवी गिरी की, और वो कब बनी, जब जाकिर हुसैन साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी ने, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण किया। पहली सिचुएशन तो ये बनी, ठीक है। और वीवी गिरी पहले निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी भी थे जो जीते, और ये क्वेश्चन आया वो भी है। दूसरी स्थिति बनी बीडी जत्ती की, ठीक है ना। दूसरी बार ये स्थिति फिर बनी 1977 की बात है, और बीडी जत्ती जो कि उपराष्ट्रपति थे 1977 में। 1977 में क्या हुआ कि जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद में ये इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, और इन्होंने लगभग 5 माह तक काम किया। यानी यदि कभी पूछे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस उपराष्ट्रपति ने ज़्यादा काम किया तो वो थे बीडी जत्ती साहब। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपतियों ने कब कब काम किया, और सीजीआई ने। क्योंकि फैक्टरों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ अपन उसकी बात कर लें तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं त्यागपत्र स्पेशल की बात कर लेते हैं कि त्यागपत्र कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है, उपराष्ट्रपति को ही संबोधित होता है। कई जगह कई बुक्स में लिख दिया जाता है कि उपराष्ट्रपति को तो देता है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होता है, गलत है। उपराष्ट्रपति को संबोधित, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। एड्रेस्ड किसको होता है, उपराष्ट्रपति को, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। बस सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। आपको पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, बात एक ही है, लेकिन मैं दोनों वर्ड अलग अलग इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, दोनों एक ही चीज़ है। जब उपराष्ट्रपति को दे रहा है तो संबोधित भी उसे करेगा। उपराष्ट्रपति को तो कहेगा भाई मैं अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, तो संबोधित भी उसी को करेगा। तो संबोधित भी उसी को करेगा, त्यागपत्र भी उसी को देगा। हाँ, उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे दी जाती है, तो तब आप कह सकते हो कि लोकसभा अध्यक्ष को वो सूचना दी जा सकती है। तो ये मैंने कार्यकाल के बारे में यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास किया। पुनः कार्यकाल, पुनः निर्वाचन के बारे में बात कर लेंगे, वो तो यही हो जाएगी। फिर अपन महाभियोग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बात और समझ लीजिएगा, आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। एक तो ये कंडीशन है जब उपराष्ट्रपति काम करता है। एक कंडीशन और होती है कि जैसे राष्ट्रपति अनुपस्थित है, ठीक है ना, छुट्टियों पे मान लो, या बीमारी हो गई या अन्य कारणों से वो पद ग्रहण करने में असमर्थ है, अनुपस्थित हो गया या बीमारी हो गई या अन्य कोई रीजन हो गया जिस वजह से वो अपना पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है कुछ समय के लिए, 10 दिन 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, जो भी है, तो जब तक वो अपना पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है तब तक जो उपराष्ट्रपति है वो काम करता रहेगा कार्यवाहक के रूप में। तो ये भी स्थिति हो सकती है। बाकी इनके अलावा बता रहा हूँ कि और कौन सी स्थितियाँ हो सकती है। अब मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, इसके लिए कर लेता हूँ। पुनः निर्वाचन के बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकता है। तो मैं यहाँ एक ही वर्ड लिख देता हूँ, कितनी बार भी हो सकता है। बस इतना सा याद करना है इसको कि राष्ट्रपति क्या दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जैसे 5 साल कार्यकाल हो गया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार वो राष्ट्रपति रहे, तो कोई राष्ट्रपति 2 बार 3 बार मृत्यु पर्यंत, बस उम्र है ना,
वो अपने योग्यता में आगे देखेंगे कि कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके बाद तो जीवन पर्यंत तक वो राष्ट्रपति बनता रहता है, बन सकता है, यदि पार्टी या जो भी सरकार, जो भी एमएलए एमपी हैं, उनका समर्थन उसे प्राप्त होता रहे। उसके लिए एक बार, दो बार, तीन बार की कंडीशन नहीं है। जैसे अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति के लिए कंडीशन है, 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन भारत में नहीं है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति का महाभियोग सिंपल सा है, आर्टिकल 61 में महाभियोग है। इसको इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। महाभियोग के बारे में 3 भाग कर लेते हैं अपन, याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा। 3 भाग महाभियोग के कर लेते हैं। पहला कि महाभियोग क्या है, पहला प्रश्न तो हमारा यही है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो अर्ध न्यायिक क्या होता है? न्यायिक प्रक्रिया किसको कहते हैं? जो न्यायालय में चलती हो। न्यायिक प्रक्रिया किसको कहते हैं? सिंपल समझो तो, देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा मैं, लेकिन सिंपल अपन समझे तो ये समझिए कि न्यायिक प्रक्रिया जो न्यायालय में चलती हो, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसेस चलती हो, एक वादी है, प्रतिवादी है, वो जवाब उनकी तरफ से वकील लड़ेगा, फिर वो सवाल जवाब होंगे, लास्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आप सिंपल सी, आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझते हो, पिक्चरों में भी अपन देखते हैं तो वो हमें समझ में आती है। क्वासी जुडिशियल किसको कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी न्यायिक प्रक्रिया, यानी न्यायालय की तरह ही है, उसमें भी फैसला सुनाया जाएगा, किसी को सजा दी जाएगी, लेकिन वो न्यायालय के बाहर होगी, न्यायालय के अंदर नहीं होगी। न्यायालय जैसी प्रक्रिया होगी, लेकिन ऐसी संस्था होगी जो न्यायालय नहीं होगी, न्यायालय की कैटेगरी में नहीं आएगी। उस संस्था में न्यायालय जैसी प्रक्रिया चले तो उसको क्वासी जुडिशियल बोलेंगे, यानी अर्ध न्यायिक। न्यायालय जैसी प्रक्रिया न्यायालय के बाहर चले तो उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग भी क्या, एक सजा देना है राष्ट्रपति को, उससे पद से हटाना है, उसके खिलाफ कोई आरोप लगा है उसकी जांच करना है, तो जांच की जा रही है, पक्ष सुना जा रहा है, फिर लास्ट में सजा, यदि दोषी है तो सजा दी जा रही है हटा करके, तो क्या होगी? न्यायिक प्रक्रिया ही होगी ना। लेकिन ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायालय में नहीं हो रही है। ये न सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, न हाई कोर्ट में चल रही है, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, जबकि ये कहाँ चल रही है? न्यायालय से बाहर किसी संस्था में चल रही है, जैसे यहाँ पे संसद में चल रही है वो। तो कौन सी प्रक्रिया होगी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब देखो ये प्रश्न भी एक बार आया, तब कई बुक्स वालों ने अर्ध न्यायिक प्रक्रिया डालना शुरू कर दिया, लेकिन आप सोचिए इसका लॉजिक, जो इसका कॉन्सेप्ट समझिए मैंने जो बताया। अब और भी जगह यदि ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना हो, सीएजी को हटाना हो, निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, ठीक है ना, निर्वाचन आयुक्त की तो नहीं कहेंगे अपन, ठीक है ना, तो इनको जो हटाने वाली प्रक्रियाएं होती है वो भी एक तरह से क्या होती है? निर्वाचन आयुक्त को भी कहेंगे, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस में मानी जाती है। फिर दूसरी बात करें कि ये क्या है, ये तो हमने समझ लिया। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्यों आता है? महाभियोग क्यों लाया जाएगा, मतलब इसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अतिक्रमण। इसका कारण क्या है? संविधान का अतिक्रमण। आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल एक ही आधार पर लाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, वॉयलेशन। यानी देखिए, संविधान में राष्ट्रपति के कुछ काम बताए गए हैं, कुछ तो बताए गए राष्ट्रपति को करना है, और कुछ राष्ट्रपति की लिमिटेशन भी है। जैसे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना है, लेकिन राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम करता है, तो उसने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो काम करना है, जो आर्टिकल है 74, उसका वॉयलेशन कर दिया ना। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल संविधान का जिसका वॉयलेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी संविधान का अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तब ही उनके विरुद्ध ये प्रक्रिया लाई जाएगी। यानी एक ही कारण है, और देखिए केवल यहीं पर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, संविधान का अतिक्रमण यहीं पर, जैसे न्यायाधीश होते हैं उन पर कदाचार, अक्षमता होता है, उनके आधार अलग है, उनके कारण अलग है। लेकिन संविधान का अतिक्रमण केवल राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? संविधान की शपथ लेता है। इसलिए संविधान का अतिक्रमण जो है ना, वो केवल किस पे है? राष्ट्रपति पे। दूसरी बात अपन बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हो तो एक एक लाइन में होगी, प्रक्रिया क्या होगी। तो देखो, इसकी प्रक्रिया के लिए मैं कुछ पॉइंट लिखता जाऊंगा। पहला, संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से शुरू
की जा सकती है इसको। जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, ठीक है ना। शर्त, हालांकि देखो संविधान में शर्त वर्त ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन मैं याद करने के हिसाब से बता देता हूँ कि जो आरोप है, यानी ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2-3 चीजें ध्यान में रखना, ठीक है ना। कि पहला, आरोप संकल्प पत्र के रूप में होंगे, संकल्प प्रस्ताव के रूप में, सॉरी, संकल्प प्रस्ताव के रूप में। अब संकल्प प्रस्ताव क्या होता है, तो ये विधायिका वाला टॉपिक है, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि संकल्प प्रस्ताव कहते किसको है। तो वहां आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप समझिए कि आरोप जो होंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध वो एक संकल्प प्रस्ताव के रूप में, प्रस्ताव के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें एक है संकल्प, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति पर आरोप है ना, वो एक संकल्प प्रस्ताव के रूप में होना जरूरी है। दूसरा, उन आरोपों पर, ये जो आरोप हैं इन पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, सदस्यों के हस्ताक्षर। और तीसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना, या तो 14 दिन पूर्व सूचना लिख दे, 14 दिन की सूचना लिख दे की बात। यानी 3 चीजें होनी चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन जो सदन शुरू करेगा उसके लिए है कि एक तो उस संकल्प के रूप में उस प्रस्ताव आरोपों को रखेगा, और उस प्रस्ताव पर लगभग 1/4 मिनिमम सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और उस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को देगी। 14 दिन का वक्त राष्ट्रपति को दिया जाएगा। 14 दिन बाद में वो सदन अपने में रखेगा, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा है। मान लो लोकसभा राष्ट्रपति को हटाना चाहती है, प्रस्ताव लाना चाहती है, तो लोकसभा से प्रस्ताव लाया जाएगा, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उस संकल्प प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे, 14 दिन का वक्त देंगे। 14 दिन जैसे ही खत्म होंगे, 14 दिन जैसे ही खत्म होंगे तो 14 दिन बाद में लोकसभा का सत्र बैठेगा। लोकसभा, फिर राज्यसभा की बाद में बात करें, लोकसभा का सत्र बैठेगा। सत्र बैठ करके उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, फिर से बोल रहा हूँ, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये केवल राष्ट्रपति में मिलेगा, कुल का 2/3, वरना कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लोकसभा का इस प्रस्ताव को पारित कर देता है। यानी लोकसभा का जो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है वो पारित कर देता है, तो फिर ये प्रस्ताव चला जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा इस प्रस्ताव की जांच करती है। राज्यसभा देखती है कि ये प्रस्ताव है ना, इसकी जांच उसके द्वारा की जाती है। जांच के दौरान राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष खुद रख सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। इसके बाद में राज्यसभा को भी लगता है कि प्रस्ताव आरोप सही है, और राज्यसभा के भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये कुल का 2/3 है, विशेष बहुमत ये वर्ड मत कर लेना, कुल का 2/3, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जिस दिन ये पारित होता है उस दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। फिर वही 6 महीने में चुनाव, वही प्रोसेस जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। फिर से बोल देता हूँ मैं, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा से ले आओ चाहे राज्यसभा से ले आओ। जो सदन लाना चाहता है, फिर मैं इसको पंच में लिख दूंगा, जो सदन लाना चाहता है वो सदन आरोप को संकल्प प्रस्ताव के रूप में लाएगा। 1/4 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे, 14 दिन का राष्ट्रपति को वक्त देंगे। ऐसे कह दो, जैसे ही 14 दिन होंगे वो सदन उस प्रस्ताव को पास करेगा। यदि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो सदन प्रस्ताव को पास कर लेता है, ये कोई सा भी सदन मान लो, तो प्रस्ताव इस दूसरे सदन के पास चला जाता है। दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। वो अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। यदि दूसरा सदन को भी लगता है कि भाई काम तो गड़बड़ी है, पास होना चाहिए, तो दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है। तब जाकर के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी, ठीक है ना। तो देखिए 14 दिन की सूचना, ठीक है ना। 14 दिन बाद, मैं ऐसे लिख देता हूँ, संबंधित सदन द्वारा कुल सदस्यों, कुल लिख रहा हूं मैं, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव
पारित कर दिया जाता है। तो इसके बाद में द्वितीय सदन में चला जाएगा। द्वितीय सदन द्वारा जांच की जाएगी। राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेगा, पक्ष रखेगा। और यदि उसके बाद भी द्वितीय सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो पद क्या हो जाएगा, रिक्त, और उपराष्ट्रपति राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। ये आपको समझ में आ गई होगी। 14 दिन पहले सूचना और ये सारी की सारी चीज़ें, और इससे संबंधित आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप है ना, आपके पास जो भी बुक्स जो भी हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से एक बार और पढ़ोगे तो सब कुछ स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। एक बार इसको देखना, फिर इसके हिसाब से नोट्स बनाना, फिर अपनी किताब को पढ़ना, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगे तो उसमें नोट डाउन कर लेना। हालांकि मिलेगा रेयर आपको, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। और वो पूरा का पूरा महाभियोग जो इम्पीचमेंट जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पीचमेंट वर्ड ध्यान रखना, इसके लिए MIMPEACHEMENT ऐसा कुछ स्पेलिंग है, वो देख लेना। इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया गया है। और एक बात और महाभियोग और किसी के विरुद्ध नहीं आता, न न्यायाधीशों के विरुद्ध होता है, वहाँ पे रिमूवल वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे इम्पीचमेंट न्यायाधीश हो, CAG हो, निर्वाचन आयुक्त हो, राज्य के निर्वाचन आयुक्त हो, किसी के विरुद्ध इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। केवल इम्पीचमेंट कहाँ वर्ड यूज किया गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध ही यूज किया गया है। तो इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति का ही होता है और किसी का नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं योग्यता एवं शर्तें। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होगी, वह शर्तें कौन सी होगी, यानी क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन। क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन की बात करते हैं तो देखो, पहली योग्यता रटी रटाई सी है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। इसमें तो क्या समझने वाली बात है, ठीक है। भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु हो उसकी, यानी 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और योग्यता ही पढ़ रहे हैं तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो, ठीक है ना। चौथा, वो लाभ के पद पर न हो। चौथा क्या है, लाभ के पद पर न हो। अब लाभ के पद की बात करेंगे, लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 जो है ना, ये 4 तो हैं योग्यताएं। फिर से बोल रहा हूँ, ये 4 तो क्या है, योग्यताएं हैं। और इन चारों का उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है, अनुच्छेद। अब आर्टिकल 58 तो वैसे आपको याद है ही योग्यताओं का है, तो योग्यता में 4 है। पहला, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और लाभ के पद पर न हो। पहले मैं अब शर्तें भी लिख देता हूँ। तो 5वीं जो चौथा नंबर है ना, वो शर्त भी है और योग्यता भी है, दोनों में है ये, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया, एक साथ लिखा दोनों को, वरना मैं अलग अलग लिखता। लेकिन एक साथ लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक जो है ना लाभ वाला, वो योग्यता भी है और शर्त भी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर 5 नंबर, अब शर्त शुरू हो गई, ये शर्त ही है। 4 नंबर की शर्त भी है, योग्यता तो 4 नंबर शर्त, ये 5 नंबर ये शर्त हो गई। सदन का सदस्य न हो, सदन का सदस्य न हो, यदि है तो निर्वाचित होने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब समझो, राष्ट्रपति है ना, न तो लोकसभा, सदन का मतलब लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, तो जितने भी सदन है ना, उनका सदस्य राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए किसी का भी, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन ये कहता है यदि है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि है ना तो जिस दिन वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगा उस दिन वो उसकी सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाएगी, एक तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी सदस्यता समाप्त हो जाएगी उसकी। 5 नंबर ये होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो एक शर्त ये भी है, ये तो शर्त ये तो है कि आप लाभ के पद पे नहीं बैठोगे भाई। देख लो, आप राष्ट्रपति बन तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना आप लाभ के पद पर नहीं बैठोगे, हमारा संविधान कहता है। आप सदन के सदस्य नहीं रहोगे, ये हमारी शर्त है।
वरना हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। फिर ये तो शर्त तो हो गई कि उसको रोक रहे हैं, और कह रहे हैं कि शर्तों में हम रोकते ही नहीं है, हम आपको कुछ सुविधाएं भी दे रहे हैं, जैसे आप निःशुल्क राजकीय आवास का उपभोग करोगे। निःशुल्क राजकीय आवास, राष्ट्रपति भवन है ना, उसका किराया नहीं देना पड़ता और निःशुल्क रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। यानी जो राष्ट्रपति जब तक 5 साल रहेगा, आप निःशुल्क राजकीय आवास को लोगे। फिर आपको कुछ इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, परिलब्धियां परिलब्धियां, भत्ते, अलाउंसेज और विशेषाधिकार आपको दिए जाएंगे। विशेषाधिकार आपको दिए जाएंगे। विशेषाधिकार ये 3 हो गए। परिलब्धियां यानी राष्ट्रपति के लिए वेतन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इमोल्यूमेंट्स किया गया है। भत्ते तो किए गए हैं वर्ड, अलाउंसेज और विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज, तीनों के इंग्लिश लिख लेना। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज और कौन से हैं, प्रिविलेज। तो इमोल्यूमेंट्स यानी परिलब्धियां यानी वेतन ही एक तरह से, लेकिन ये वेतन वर्ड यूज नहीं किया गया है। और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के लिए कई बार पूछ ले, मान लो एग्जामिनर ध्यान से देखें और पूछ ले, तो आप वेतन वर्ड मत रखना, इमोल्यूमेंट्स वर्ड ध्यान रखना। और मूल संविधान में राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता था, अपन वेतन वर्ड यूज कर लेते हैं। मूल संविधान में कितना वेतन भी छोड़ो, इमोल्यूमेंट से परिलब्धियां कितनी दी जाती थी, राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे शुरू में, 10,000 की परिलब्धियां जब संविधान बना था तब राष्ट्रपति को दी जाती थी। वर्तमान में कितनी दी जाती है, वर्तमान में राष्ट्रपति, आप तो वेतन ही बोलते हो, लेकिन वर्तमान में परिलब्धियां कितनी है, 5 लाख है। और राष्ट्रपति रिटायर्ड हो जाता है तो उसको कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपए। और राष्ट्रपति रिटायर्ड होने पर पेंशन, और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसकी वाइफ को उसका 50%, यानी राष्ट्रपति का टोटल परिलब्धियां हैं उसका 50% रिटायरमेंट पे मिलेगा, यानी 2.5 लाख। और पत्नी को उसका 50% यानी 1.25 लाख रुपए। ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ये तो परिलब्धियां हो गई। भत्ते जो मिलते हैं, और विशेषाधिकार राष्ट्रपति को है कि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये अपन जैसे आगे देख भी लेंगे इनको, तो कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं उनके बारे में अलग से बात भी कर लेंगे। यहाँ पर आप ये समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पर देखो 4 से लेकर के ये 7 तक है ना, ये है शर्तें। ये क्या है, शर्त हैं। और ये आर्टिकल किस में, 59 में, और ये आर्टिकल 58 में। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक, अब देखो यहाँ पे शब्द इतना ही लिखा हुआ नागरिक। अब वो नागरिक चाहे जन्मजात हो और चाहे उसने अर्जित की हो, दोनों प्रकार से कैसे भी हो, लेकिन वो यदि भारत का नागरिक है तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्य होगा। दूसरा, 35 वर्ष आयु, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यपाल के संदर्भ में ये बात नहीं है। देखो राज्यपाल में भारत का नागरिक तो है, 35 वर्ष आयु है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट राज्यपाल में नहीं है। लाभ का पद है, सदन का सदस्य है, निःशुल्क है, परिलब्धियां, भत्ते, सब कुछ है। लोकसभा को हटा दो ना तो ये सारी की सारी राज्यपाल की भी आ जाएंगी, और राज्यपाल की वही योग्यता और शर्तें आ जाएंगी। चाहे आप राज्यपाल पढ़ो चाहे राष्ट्रपति पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है ना, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब राज्यपाल पढ़ोगे तो आप देखोगे यार ये एक चीज़ नहीं है, बाकी ऐसे कैसे है, तो सीधी सीधी कॉपी उधर मार दो। उधर से इधर आओ तो सोचो यार एक चीज़ जोड़नी है लोकसभा वाली, तो इधर आ जाओ। अब आपको याद रह जाएगा कि वहाँ पे विधानसभा की सदस्य बनने की योग्यता ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आपको ये याद रह गया ना। अब एग्जामिनर इसको पूछ ले कि राज्यपाल के लिए योग्यता के संदर्भ में, राज्यपाल की योग्यता केवल 2 ही हैं, फिर ये शर्तें हैं सारी, केवल 2 ही हैं, नीचे शर्तें ही हैं ये। ठीक है ना, तो राज्यपाल में दे दे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा लिख देगी कि चौथे में और कुछ लिख दे कि 1 और 2 दोनों, मान लो चौथे में और एक पॉइंट और लिख दे, फिर नीचे देखिए बताओ सही कूट चयन कीजिए, केवल 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो मैं कह रहा हूँ आपने यदि ध्यान से और कंपैरिजन करके नहीं पढ़ा ना, एग्जाम में आप 1 2 3 तीनों करके आओगे, क्योंकि आपको वो जो लोकसभा है ना, राष्ट्रपति की याद आएगी, और लोकसभा धीरे धीरे राज्य विधानसभा में परिवर्तित हो जाएगी। आपको याद रहेगा अगर विधानसभा राज्यपाल की भी है, राष्ट्रपति की है तो राज्यपाल की भी है, ऐसे करके आप है दिमाग को, सिर को हिलाते हुए उसको सही करके आ जाओगे, और वो आपका गलत हो जाएगा। यदि आपने कंपैरिजन किया है जैसे कि यहाँ पे अपन कर रहे हैं, तो आपने उस पर फोकस किया है कि भाई लोकसभा की योग्यता राज्यपाल के पास नहीं है, मतलब लोकसभा की योग्यता तो उधर विधानसभा जैसी योग्यता वाला कोई प्रोविजन नहीं है, याद कर लिया। अब एग्जाम में आते ही वो आप सबसे पहले उसी को काटोगे, यार ये तो हो ही नहीं सकता, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखा करो।
आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद वो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश भी ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पद को यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और ये वर्ड ध्यान ही रखना है, क्योंकि हिंदी में नहीं आकर के कई बार आ जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाए। एक्स ऑफिसियो आया हुआ है पदेन सदस्य के लिए, और वो आ गया पदेन अध्यक्ष के लिए आ गया, तो वो सभापति के लिए आ गया, तो उस समय आपको कंफ्यूज हो जाएगा, यार हिंदी पढ़ी अंग्रेजी तो ध्यान ही, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आपको टेक्निकल तो ध्यान रखना है, बाकी तो हिंदी में पढ़ो। इंग्लिश वाले भी होते हैं, वो भी हिंदी में समझ में अच्छे से आते हैं, उनको टेक्निकल वर्ड यदि पता है तो फिर वो सारा का सारा आराम से कर सकते हैं। तो लाभ के पद पढ़ना हो, लाभ के पद का मतलब हो गया ऐसा कोई पद जिसके बदले उसको लाभ मिलता हो। लाभ के पद को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिसके पद के बदले वेतन लेता हो, या कोई ऐसी पोजीशन पे बैठा हो जहाँ पे वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता हो। बहुत डिटेल से इसकी व्याख्या की है, हालांकि ये संसद देखेंगे तो वहाँ एक टॉपिक सा है अपना, तो वहाँ पे फिर से इसकी बात कर सकते हैं अपन। यहाँ पे लाभ का पद यानी पद जिसके बदले उसको लाभ मिल रहा हो। अब लाभ के पद में 4 पदों की गणना नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस लाभ के पद के अपवाद क्या है? तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री। ये 4 लोग है ना, ये लाभ के पद में नहीं आते। यानी भले ही इनके बदले इनको पैसे मिलता हो, लेकिन इसको हमारा संविधान लाभ के पद में इनकी गणना नहीं करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, मंत्री वर्ड ले लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 4 लोग जो है ना, ये किसी लाभ के पद की गणना में नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, संसद सदस्य नहीं है, वो संसद सदस्य हटाओ, प्रधानमंत्री 6 महीने तक तो रह सकता है, प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये योग्यता एवं शर्तें हो गई, यानी आपका आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 है, वो हमने बात कर लिया है। आप मूल संविधान को भी साथ में रखा करो, उसको पढ़ लिया करो, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे पढ़ने का तरीका सही है या नहीं है। आपको अपना इवोल्यूशन भी आप करते रहोगे। अब परिचय में एक लास्ट और देख लेते हैं, वो है शपथ, जो कि आर्टिकल 60 में है। शपथ व प्रतिज्ञान है, 2 वर्ड यूज किए गए हैं, शपथ व प्रतिज्ञान वर्ड का यूज किया गया है, जो कि आर्टिकल किस में है? 60 में है। संविधान अनुच्छेद जो 60 है उसमें शपथ व प्रतिज्ञान का यूज किया गया है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ और मैं ये प्रतिज्ञान करता हूँ, 2 चीज़ें होती है। शपथ तो किसकी लेगा? ईश्वर की लेगा, राष्ट्रपति कहेगा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, और दूसरा प्रतिज्ञान ये करेगा कि मैं जनता की सेवा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। 2 चीजें हैं ना, ओथ एंड अफिर्मेशन कहा जाता है। ओथ एंड अफिर्मेशन 2 वर्ड किए गए हैं। तो देखो, शपथ के बारे में कौन दिलाएगा? ये तो बहुत बार आ चुका, कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या वो नहीं है तो कोई दूसरा जस्टिस, वरिष्ठतम जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है ना। प्रारूप क्या है शपथ का? तो प्रारूप पहली बात तो ध्यान रखना कि अनुसूची 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। मैं ये जानबूझ करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शपथ सामान्यतः मैक्सिमम शपथ है ना, वो अनुसूची 3 में लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं है, ये ध्यान में रखना है। फिर कहाँ है? तो राष्ट्रपति की शपथ है ना, अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 60 में ही है। आप 60 पढ़ोगे तो वहीं पे प्रारूप मिल जाएगा। और प्रारूप में 2 बातें ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के प्रारूप में 2 बार ध्यान रखना। एक तो राष्ट्रपति संविधान की बात करेगा, एक तो किसकी बात करेगा? संविधान की, और एक जनता की बात करेगा। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। शपथ किसकी लेगा? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, और प्रतिज्ञान करेगा कि मैं जनता की सेवा करूंगा, संविधान। तो देखो, शपथ में 2 बातें ध्यान रखना। वो कहेगा मैं संविधान का क्या करूंगा? मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ये समझो। उसके लिए 3 वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। मैं संविधान का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा। 3 वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है ना। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, जिनको इंग्लिश में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व सुरक्षित रखूंगा, प्रोटेक्ट सुरक्षा करूंगा, और डिफेंड यानी कोई यदि संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो मैं उसको रोक दूंगा। तो 3 से प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड 3 वर्ड यूज किए गए हैं। प्रिजर्व
प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, ये 3 वर्ड यूज किए गए हैं। तो ये शपथ में पहला तो संविधान पकड़ लो, तो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, और जनता की सेवा व कल्याण, जनता की सेवा व कल्याण के लिए राष्ट्रपति कहता है कि मैं जनता के वेलबींग के लिए काम करूंगा ना, उनकी सेवा करूंगा और उनके कल्याण में निरत रहूंगा। तो राष्ट्रपति कहता है मैं शपथ लेता हूँ, शपथ का प्रारूप एक बार पढ़ लेना 60 खोल करके आर्टिकल। शपथ में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ये काम करूंगा। तो 2 चीजें ध्यान रखना है, तो संविधान के बारे में बात करेगा, एक जनता के बारे में करेगा। 3 अनुसूचित 3 में नहीं है। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ राष्ट्रपति को दिलाएगा। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। तो ये हमने बात की राष्ट्रपति के परिचय से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।